जाके कहीं। एक बार मंच पर उपस्थित सामने मनोज जी, उनके आदरणीय माता जी, पिताजी और दीपक जी और वीर जी, मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तेरी कलियां बाहुबली के हिंदी संवाद या फिर बीमार जो है किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। ये टोटल तालियों के साथ हमारे साथ जोड़िए नागरिक अभिनंदन के लिए मनोज जी हमारे साथ मौजूद। बीच में आ जाए। हाँ, ये बस एक पंक्ति में अपना कहते हैं कि दिल निकाल के रख देना, कुछ उसी तरह से आप लोगों ने तेरी मिट्टी में मिल जावा फिर उसका केसरी दिल का वर्जन सुना है, जो आपने कोरोना काल में लिखा है वो शायद कम लोगों ने सुना होगा। उसकी पंक्तियां आप देखिए कि नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी गुब्बारें भूल गए, जब देश ने दी आजाद आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए, और हम सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आजाद तुझे। बीमार जो है किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। मनोज जी, उनकी माता जी, उनके पिताजी हमारे बीच हैं। बेहद खूबसूरत एक क्षण, और इतनी शांति से नहीं होना चाहिए। मनोज जी को लगना चाहिए कि रायबरेली की धरती पर है, इस बार वो हमारे बुलाने से आए, अगली बार वो खुद से आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अतिथियों का। मनोज जी आपका, अब हमारे निमंत्रण पर, हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, और रायबरेली की धरती को, रायबरेली के लोगों को एक मौका मिला कि वो अब जैसे युवा गीतकार जो इतिहास रच रहे हैं, बॉलीवुड जैसी जगह पर रहकर जहाँ तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं, नेपोटिज्म और पता नहीं क्या क्या। कहाँ है नेपोटिज्म? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। यहाँ देखिए ना, आपके बगल से अमेठी की धरती से गौरीगंज से निकल कर एक लड़का जाता है और एक दिन चाय की दुकान पर शायद कहीं मुंतशिर एक जो लफ्ज़ सुना और उसको अपने नाम के साथ जोड़ा, और आज उस नाम को इतना बड़ा कर रहे हैं। मुंतशिर मतलब बिखरा हुआ। मनोज एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में मैं, विनय जी, गौरव जी, हम लोग उनको व्याख्यात कर सकते हैं, ना उनको परिभाषित कर सकते हैं। पूरे रायबरेली की तरफ से मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग खड़े होकर के, अगर मनोज जी का जिनका नागरिक अभिनंदन यहाँ पर हुआ, उन्हें आमंत्रित करें यहाँ पर बोलने के लिए, तो हम सब उनको सुनने के लिए बैठे तालियों से मनोज भाई का स्वागत करते हुए आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अक्सर उस पोडियम पे जो होता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि शायद तैयारी आधी अधूरी होती है, या लिटरेचर और पोइट्री के लिए प्यार आधा अधूरा होता है, तो बोलते हुए लगता है औपचारिकता कर दी गई। जितनी देर से रोनी जी यहाँ बात कर रही हैं, मुझे बार बार लग रहा है कि इनको लिटरेचर से, पोइट्री से, साहित्य से बेइंतहा मोहब्बत है। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। मेरा परिचय विनय जी ने बहुत तफसील में दिया, और मुझे बड़ी झिझक हो रही थी वहाँ बैठ के कि इतने तो परिचय के मैं लायक भी नहीं हूँ, लेकिन अब इनका प्यार है, बड़े हैं, मैं क्या कहूँ। तो विनय जी शुक्रिया आपका। मंच पे परिहार जी हैं, मुकेश जी पे बाद में आऊँगा मैं, दीदी हैं हमारी, और प्रेम प्रकाश जी हैं, हमारी बहन हैं अर्चना कुमारी। ये सब लोग विभूतियाँ हैं इस प्रदेश की भी और आपके जनपद की भी, और मुझे बेहद खुशी है कि इनके साथ आज एक मंच पे आने का मुझे सौभाग्य मिला। गौरव जी मुझे नजर नहीं आ रहे, अच्छा वहाँ बैठे हुए। ये आज की तारीख में जब पत्रकारिता पर इतने प्रश्न चिन्ह उठते हैं, बड़ी सुखद अनुभूति होती है ये देख के कि आज भी कोई न्यूट्रल जर्नलिज्म का झंडा लेके खड़ा हुआ है, पूरी हिम्मत से खड़ा है। तो गौरव जी ने अभी कहा कि जब मनोज को बुलाया तो बड़ी आसानी से वक्त इसलिए मिल गया क्योंकि दीपक और मुकेश जी ये दोनों बीच में आ गए। मुझे लगता है गौरव जी ने बिल्कुल सही लोगों के साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि दीपक और मुकेश जी दोनों की बात को ना कहना मेरे बस में नहीं है। कहाँ से बात शुरू करूँ मैं? एक तो बड़ा भावुक क्षण हो जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है कि अपने, ये भी मेरा गृह जनपद ही है, मैं रायबरेली और अमेठी में कोई बहुत फर्क मेरी समझ में कभी रहा नहीं है।
एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जब ये एवी चल रही थी, ये ऑडियो विजुअल, तो मुझे याद आ रहा था कि शुरू में जब मैं मंचों पे जाता और मुझसे कहा जाता कि एक आपका परिचय हम चला दें, तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती, थोड़ी झिझक होती कि क्यों परिचय चलाना है, इसकी जरूरत क्या है। और मैं अक्सर झेपता इस बात पे। एक दिन एक आयोजन में एक बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि ये एवी तुम्हारे लिए नहीं चलती मनोज मुंतशिर, ये उन लोगों के लिए चलती है जो तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, ये उनको इंस्पायर करती है। मेरे जैसा होना, यही 50 किलोमीटर दूर गौरीगंज की पैदाइश हूं मैं, मेरे जैसा होना जरूरी नहीं है, अपने जैसा होना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ के किसी भी नवयुग में नहीं होती। कोई सुरखात के पर नहीं लगे मुझ में, मैंने कोई ऐसा मैदान फतेह नहीं किया है। एक चीज है खाली जो एकदम तय थी मेरे साथ, मैं एक बात में कभी यकीन नहीं करता था, और वो बात ये थी जब लोग मुझसे कहते कि तुम्हें बंबई में कौन पूछेगा, तुम हो कौन, तुम्हें जानता कौन है। इस बात पे कभी विश्वास नहीं हुआ मुझे। अंदर से एक आवाज आती थी कि कुछ है, मैं जायसी की धरती का हूं, मैं आचार्य की धरती का हूं, मुझ में कुछ तो है। और ये बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि किसका डर है, क्यों बेकरार हो तुम, किसका डर है, क्यों बेकरार हो तुम, आग हो, बर्फ हो, शरार हो तुम, जिसमें खिलते हैं अजमतों के फूल, उसी मिट्टी की पैदावार हो तुम। यहां मैं बोल रहा हूं इस वक्त आचार्य के सानिध्य में, यहां खड़ा होकर बोलना मेरा ही नहीं, दुनिया के किसी भी बड़े कवि का, शायर का यहां बोलना, और खास तौर से मेरा बोलना इनके सामने एक बच्चे के तुतलाने से ज्यादा कोई हैसियत रखता नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सशरीर में सही आत्मा के साथ आचार्य जी यहां उपस्थित हैं, और बच्चे का तुतलाना बड़ों को अच्छा लगता है। तो वो मेरी तोतली बोली सुन रहे होंगे और यहीं कहीं से किसी कोने से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। मैं सरस्वती तो कभी नहीं पढ़ पाया, लेकिन बहुत सारे निबंध आचार्य जी के मैं हमेशा पढ़ा करता था। और मैंने एक बात हमेशा नोटिस की कि एक ऐसे पीरियड में जब क्लिष्ट लिखना, मुश्किल लिखना इस बात की गारंटी मानी जाती थी कि ये इंटेलेक्चुअल राइटिंग है, उस दौर में आचार्य जी ने कभी घर को ग्रह नहीं लिखा, ऊंचा को उच्च नहीं लिखा, नीचे को निम्न नहीं लिखा। वो घर लिखते रहे, वो ऊंचा लिखते रहे, वो नीचा लिखते रहे। सरल भाषा, वो भाषा जो आम आदमी तक पहुंचती है। और अगर मैंने कुछ सीखा है उनसे तो यही सीखा है कि इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत नहीं है, संप्रेषणीयता जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुंची तो मैंने जो लिखा सब बेकार। अभी रोली जी ने जिक्र किया कि कहां है नेपोटिज्म, अगर गौरीगंज से मनोज मुंतशिर जा सकता है तो नेपोटिज्म वाकई नहीं है। नेपोटिज्म हम सबके मन में है और कहीं नहीं। अगर आप भी इस चीज में यकीन करना छोड़ देंगे कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो नेपोटिज्म कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के झूठ हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये चार शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में दौड़ती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये चार शब्द सच है तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले इस देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया,
आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। कमला हैरिस की कहानी अभी की है, कोई बहुत पुरानी नहीं। तो हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पर फैलाएगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। समय का बहुत अभाव है और मुझे लगता है कि मुझे इजाजत लेनी चाहिए। मेरी मम्मी मेरे पापा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। दुनिया में हर बेटे के लिए बहुत बड़ा क्षण होता है जबकि उसको किसी भी तरह का सम्मान मिले उसके माँ बाप के आगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं वाकई जो कुछ भी और जितना भी हूँ, यहाँ मैं पहले मम्मी का नाम लूँगा, पापा का नाम बाद में लूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि मां को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। बहुत शुक्रिया। माँ और मातृभूमि दोनों का स्थान बराबर है, दोनों में से कोई पहले नहीं आता, कोई बाद में नहीं आता। और फिर भी अगर नंबर देना ही हो तो मातृभूमि को पहले रखा जाएगा, माँ को बाद में। मैं बहुत खुश हूं इस बात पे कि मैं आज जिस धरती पे खड़ा हूं, इसका शहादत का भी एक इतिहास है। यहां कितनी बार मैं न्यूज़पेपर्स में देखता हूं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की जो घटना थी, उनकी शहादत थी, वो भी मैंने देखी और मेरे दिल से एक आवाज आई कि क्या रवायत है, क्या परंपरा है, कह लेना उनसे। मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, अरे 2 घड़ी वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। इजाजत दें, एक आखिरी शुक्रिया। वहां तक मैंने सिर्फ ये समझा था कि डायलॉग राइटर है, लिरिसिस्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत व्यापक है, बहुत दूर तक इनका फैलाव है, ये वाकई मुंतशिर है। आज कुछ नया, कुछ अलग देखने को, कुछ नया सुनने को यहाँ पर इनसे मिला है। और जिस दिन यहाँ एकल काव्य पाठ होगा, उम्मीद है तब तक ये कोरोना खत्म हो चुका होगा, तो हम पूरे भरे सभागार के साथ मनोज जी का यहाँ स्वागत करेंगे।